हाँ तो बच्चों, तो क्या हाल चाल, तो कैसे हो सभी बच्चों। आज के लेक्चर में 11वीं की केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 5 चल रहा है। लेक्चर 5 में मैंने आपको सिखाना है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या चीज होती है। लेक्चर 4 में हमने सीखा स्टीचियोमेट्री क्या होती है और स्टीचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होंगे। बेसिकली इस पूरे चैप्टर में हमने न्यूमेरिकल्स ही करने हैं। ठीक है, लिमिटिंग रिएक्टेंट की तरफ आ जाओ बगैर टाइम वेस्ट करे। एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ए और बी एक रिएक्टेंट है जो रिएक्ट होकर प्रोडक्ट सी बना रहे हैं। सही है, ये एक जर्नल एग्जाम्पल ले ली। चलो एक अलग से मिसाल लेते हैं। यार एक गाड़ी को बनाने के लिए, एक कार को बनाने के लिए लेट सपोज हमें व्हील्स चाहिए, व्हील्स चाहिए और बॉडी चाहिए। अभी सिर्फ एक जर्नल एग्जाम्पल ले रहे हैं। सही है, एक कार को बनाने के लिए व्हील चाहिए और बॉडी चाहिए। 4 व्हील लगेंगे तो और एक बॉडी लगेगी तो एक कार बनेगी। सही है, हमें पता है 4 व्हील लगते हैं और एक बॉडी लगती है, तो कितनी कार बनती है? एक कार बनती है। ये आ गया 1। सही है, 4 व्हील में और एक बॉडी में एक कार बन जाती है। ठीक है, लेट सपोज आपके पास, मैं आपको दे दूं 40 व्हील हैं और 40 बॉडियां हैं। सही है जी, 40 व्हील्स हैं और 40 बॉडियां हैं। और मैं पूछ रहा हूं आपको कि आप कितनी कार्स बनेंगी। आप बोलेंगे कि सर जी 40 व्हील और 40 बॉडी हैं, तो 40 व्हील से एक कार के हिसाब से 10 सेट लगेंगे। सही है, 10 सेट लगेंगे, तो 40 व्हील के हिसाब से 10 कारों में 40 व्हील लग जाएंगे और 10 कारों के लिए 10 ही बॉडियां चाहिए। तो 40 व्हील पूरे लग जाएंगे कार को बनाने के लिए। 10 4 टाइम्स 40, 40 व्हील लग जाएंगे 10 कार को बनाने के लिए। लेकिन बॉडी कितनी चाहिए उसके लिए? उसके लिए बॉडी चाहिए होंगे सिर्फ और सिर्फ 10, क्योंकि एक बॉडी में एक कार बन जाती है। और बाकी जो 30 बॉडियां बच गई, इसका क्या भाई, ये दोनों रिएक्टेंट है। सही है, 40 व्हील और 40 बॉडियां रिएक्टेंट थी। मैंने बोला मुझे कार बना के दो इससे, आपने बोला 40 व्हील की 10 कारें बन जाएंगी और उसके लिए 10 ही बॉडियां लगेंगी, 40 बॉडियां तो नहीं लगेंगी। तो ये 30 बॉडियां बच गई। खत्म कौन हो गया? ये खत्म हो गया। सही है, रिएक्शन चल रहा था और ये रिएक्शन खत्म हो गया। जब ये व्हील खत्म हो जाएंगे तो रिएक्शन भी खत्म हो जाएगा। खूब जान लो, एक ऐसा रिएक्टेंट, अगर कोई रिएक्टेंट खत्म हो जाता है तो केमिकल रिएक्शन भी खत्म हो जाता है। भाई व्हील बचेंगे ही नहीं तो क्या कार बनाओगे? 40 व्हील दिए थे आपने, 10 कार बना ली, कोई व्हील नहीं बचा। और 40 बॉडियां दे दी आपने, 10 कार बनाई है, उसमें इस्तेमाल करें, 30 बॉडियां बच गई आपके पास। सही है जी, 30 बॉडियां आपके पास बच गई, व्हील एक भी नहीं बचा, नतीजे में 10 कारें बन गई। व्हील कुछ नहीं बचा, रिएक्शन स्टॉप, रिएक्शन स्टॉप, अब नहीं चलता रिएक्शन आगे। तो ये जो रिएक्टेंट खत्म हो गया ना जल्दी, ये रिएक्टेंट जल्दी कंज्यूम हो गया। ये जो रिएक्टेंट जल्दी से कंज्यूम हो गया ना, फौरन से, और बाकी रिएक्टेंट बच गया, इस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं जी। जो रिएक्शन सिर्फ एक लिमिट तक, जो रिएक्टेंट सिर्फ एक लिमिट तक चले, ये रिएक्टेंट था, कंज्यूम हो गया पूरा और रिएक्शन स्टॉप हो गया। नो मैटर दूसरा रिएक्टेंट बचा है, लेकिन 30 बॉडी का क्या करेंगे हम? जब 40 व्हीलों की 10 कारें बन गई और 10 बॉडियां चाहिए थी उसमें, तो ये रिएक्टेंट पूरा कंज्यूम हो गया, पूरा इस्तेमाल हो गया, लिहाजा ये रिएक्टेंट इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। इसी एग्जाम्पल को ये रिएक्शन के एस्पेक्ट से चेक करें तो लेट से मेरे पास 1 मोल ए था और 1 मोल बी था। ये दोनों रिएक्ट होके 1 मोल सी बना रहे थे। सही है, 1 मोल बी 1 मोल ए आपस में रिएक्ट हुए और 1 मोल सी प्रोडक्ट बना लिया। सी बनाने में दोनों के 1-1 मोल लगे। सही है, अब मैं आपको दूं मिसाल के तौर पर, इसके आपको मैं 5 मोल दे दूं। सही है जी, इसके आपको मैं 5 मोल दे दूं और इसके मैं आपको 10 मोल दे दूं। ठीक है, इस रिएक्शन के आपको मैं 5 मोल दे दूं और इस रिएक्शन के 10 मोल दे दूं। अब मैं पूछ रहा हूं आपसे कि बताओ सी कितना बनेगा। तो भाई 5 ए और 5 बी में 5 सी बन जाएंगे, क्योंकि एक ए और एक बी से एक सी बन रहा था, तो 5 ए और 5 बी से 5 सी बन जाएंगे। ये प्रोडक्ट बन गया। अब जो 5, ये तो पूरा, ये कुछ नहीं बचा, ये पूरा कंज्यूम हो गया, लेकिन ये 5 बच गया है, ये 5 बच गया, ये 5 रिमेन रह गया। तो जो रिएक्टेंट रिएक्शन में कंज्यूम हो जाए जल्दी, पहले ये कंज्यूम हो या पहले ये कंज्यूम हो गया, पूरा खत्म हो गया, इस रिएक्टेंट को हम बोलते हैं, सही है, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और ऐसा रिएक्टेंट जो बच जाए, रिएक्शन खत्म होने के बाद रिएक्टेंट खाली बच जाए, उस रिएक्टेंट को बोलते हैं एक्सेस रिएक्टेंट।
ठीक है जी। अच्छा, इस बात से मत देख लेना फौरन के 5 मोल है 10 मोल है तो 5 जो है वो लिमिटिंग रिएक्शन होगा, नहीं। मैंने आपको मिसाल क्या दी थी, 40 व्हील है, सही है, और 40 बॉडी है, 40 व्हील है 40 बॉडी है। मैंने बोला जो पहले कंज्यूम हो जाएगा, व्हील 4 चाहिए एक कार को बनाने के लिए और बॉडी एक, याद रखना ये बात ध्यान में। अगर मैं आपको इस तरह से देखूं तो अगर सी बनाने के लिए 4 बी चाहिए थे तो 4 बी तो पहले खत्म हो जाता, तो बी लिमिटिंग रिएक्शन हो जाता, लेकिन मैंने बोला एक एक चाहिए, यहाँ पर 4 चाहिए तो ये जल्दी जल्दी खत्म होगा, सही है। लिहाजा ये चीज देख के कभी ना देख लेना कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट होगा, नहीं। अगर बी सी बनाने में ज्यादा लग रहा है, अगर बी का अमाउंट बहुत सारा चाहिए सी बनाने में, तो हो सकता है बी जल्दी खत्म हो जाए, बी लिमिटिंग रिएक्टेंट हो, ठीक है जी। सिंपल वर्ड में लिखते हैं जी, द रिएक्टेंट विच इज इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट, ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह पहले खत्म हो जाए, पहले इस्तेमाल हो जाए, पहले मुकम्मल हो जाए, जो पूरी तरह इंटायरली कंज्यूम फर्स्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है जी। वाइल द रिएक्टेंट, और इसके बावजूद जो ऐसा रिएक्टेंट जो कंप्लीटली कंज्यूम ना हो, डू नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज रेफर्ड एज एक्सेस रिएक्टेंट, जो बच जाए केमिकल रिएक्शन के बाद वो एक्सेस रिएक्टेंट, और जो रिएक्टेंट खत्म हो जाए वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, ठीक है जी। मैथमेटिकली क्या होगा, जब हम स्टिचियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स कर रहे होंगे, उस टाइम क्या चीज काम आएगी, उस टाइम का ये चीज काम आएगी, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है, इज दैट रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट कम दे। जैसे मिसाल के तौर पर रिएक्टेंट ए है और रिएक्टेंट बी है, जो रिएक्टेंट सी बना रहा है, रिएक्टेंट ए जो प्रोडक्ट दे पा रहा है वो है 3 मोल सी, सही है, 3 मोल सी, और रिएक्टेंट बी जो प्रोडक्ट दे पा रहा है वो है 10 मोल सी। इसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट ए है, क्योंकि जब 3 मोल सी बन गया तो रिएक्शन खत्म हो गया, रुक गया, ठीक है जी, और 10 मोल बना ही नहीं सकता, इसका मतलब बी बच रहा है, बी एक्सेस रिएक्टेंट है, ठीक है जी। इसकी मिसाल ऐसे देंगे, देखो, बिकॉज वंस वन ऑफ द रिएक्टेंट इज कंज्यूम कंप्लीटली द रिएक्शन विल स्टॉप, जब भी दोनों में से कोई एक रिएक्टेंट पूरी तरह से कंज्यूम हो जाएगा, नो मैटर बाद में जो रिएक्टेंट है वो बच जाए, अगर रिएक्टेंट एक कोई सा भी एक पूरी तरह से खत्म हो गया, रिएक्शन विल स्टॉप, सही है। 40 पहिए से 40 गाड़ियां बनानी थी और 40 बॉडियों से, तो 40 पहिए मिलकर 10 गाड़ियां बना सकते हैं, और 10 बॉडी चाहिए 10 गाड़ी बनाने के लिए, 30 बॉडी बच गई, लेकिन 40 पहिए तो कंज्यूम होगा ना पूरे के पूरे, तो 40 पहिए आर लिमिटिंग रिएक्टेंट। एक मिसाल लेते हैं जिसमें 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन रिएक्ट होकर 2 H2O बना रहे हैं, ठीक है जी। तो इधर देखो, हाइड्रोजन किधर लगे इतने, इधर हाइड्रोजन लगे 2, इधर हाइड्रोजन 2, ठीक है जी। इधर ऑक्सीजन कितने लगे हैं प्रोडक्ट में, 2, ऑक्सीजन इधर 4 बचा हुआ है, मतलब दो लग गया रिएक्टेंट में, 2 प्रोडक्ट बनाने में कंज्यूम हो गया और 2 बच गया, इसका मतलब हाइड्रोजन पूरा कंज्यूम हो गया, 4 इधर 4 इधर, हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएक्टेंट, और ये ऑक्सीजन क्या होगा, बिल्कुल सही, एक्सेस रिएक्टेंट, ठीक है जी। इसकी न्यूमेरिकल करते हैं कुछ ताकि प्रैक्टिस हो जाए हमें। ये बात याद रखनी, लिमिटिंग रिएक्टेंट ऐसा रिएक्टेंट है जो प्रोडक्ट का अमाउंट कम देगा, ठीक है जी। प्रोडक्ट कम दे रहा है और दूसरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट ज्यादा दे रहा है, इसका मतलब जो प्रोडक्ट कम दे रहा है वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट कम मिलने के बाद रिएक्शन रुक जाता है। अच्छा बच्चे, न्यूमेरिकल से पहले ये चीज देखेंगे कि जब न्यूमेरिकल हमें दे दिया जाएगा उसमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट फाइंड कैसे करेंगे, ये चीज नोट करनी है। तो ये चीज हमें 3 स्टेप में पता चलती है। फाइंडिंग लिमिटिंग रिएक्टेंट केमिकल रिएक्शन कैसे, राइट अ बैलेंस केमिकल, स्टिचियोमेट्री का कानून ही है कि सबसे पहला काम आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन आपको दी हुई होती है बैलेंस ज्यादातर, इसलिए मैं पहला काम इसको ये नहीं बोलता, पहला काम मैं बोलता हूँ डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। देखो जो भी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई होगी ना इक्वेशन में, तो ये मिसाल के तौर पे ये एक नॉर्मल इक्वेशन दी हुई है, एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन रिएक्ट होकर एक कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं, और आपको 50 ग्राम कार्बन दिया हुआ है, बताओ कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो ये जो आपको रिएक्शन दिया हुआ ना 50 ग्राम कार्बन, इसका आपको पहले मोल मालूम करना है, रिएक्टेंट का मोल, ठीक है जी। आपको रिएक्शन में पहले रिएक्टेंट के मोल मालूम करना है, सबसे पहला काम आपको ये करना है, ठीक है जी। उसके बाद
जब रिएक्टेंट के मोल मिल जाएंगे उसके बाद देखना है कि कौन से रिएक्टेंट से कौन सा प्रोडक्ट कम बन रहा है। जो प्रोडक्ट कम बना रहा होगा ना, ऐसा रिएक्टेंट जो कम प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब वो लिमिटिंग रिएक्टेंट, क्योंकि जब प्रोडक्ट कम बन जाएगा ऐसा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, और जब कोई भी रिएक्टेंट खत्म हो जाए रिएक्शन विल स्टॉप। आइडेंटिफाई द रिएक्टेंट विच प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ऐसा रिएक्टेंट ढूंढो जो प्रोडक्ट कम बना रहा हो। ठीक है जी, एक दो न्यूमेरिकल कर दें ताकि प्रैक्टिस हो जाए। अच्छा जी, न्यूमेरिकल मौजूद है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है, क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर करना है। कंबस्शन ऑफ इथेन इन एयर टू फॉर्म CO2 एंड H2O गिवन इन फॉलोइंग इक्वेशन। जब भी कोई हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वाटर निकलता है। ये इन्होंने हमें नीचे बताया हुआ है, ये ओरिजिनल इक्वेशन है, ठीक है, ये जनरल इक्वेशन है। मैं हर बात आपको ये बात बताता हूँ कि ये सिर्फ ओरिजिनल इक्वेशन है, इसका आपसे और कोई लेना देना नहीं है। असल में आपको डाटा सवाल के अंदर दिया हुआ है। वो डाटा क्या दिया हुआ है? अगर आपके पास ऐसा रिएक्शन है कि जिसके अंदर 28 ग्राम C2H2 है, ये 28 ग्राम C2H2 इसका मास इन ग्राम हो गया, और 64 ग्राम O2 मौजूद है, 28 ग्राम इथीन मौजूद है और 64 ग्राम O2 मौजूद है। तो आप बताओ कि जब ये दोनों जलेंगे कौन सा जल्दी खत्म हो जाएगा? आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएक्टेंट, कौन सा जल्दी खत्म हो जाएगा? और ये भी बताओ कि जो CO2 हमें मिल रही है नतीजे में उसका मास कितना होगा, कितनी ज्यादा हमें CO2 मिलेगी। निहायत ही आसान सवाल है, वैसे तो मुश्किल लग रहा है लेकिन स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सोल्यूशन बहुत आसान है। सबसे पहले काम मैंने आपको क्या बताया है, आपको इन दोनों के मोल मालूम करना है, रिएक्टेंट्स के मोल मालूम करना है। स्टोइचियोमेट्री में पहला काम यही करना है, ठीक है जी। सोल्यूशन की हेडिंग, जो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। मास इन ग्राम, इसका दिया हुआ है जी, मास इन ग्राम दिया हुआ है हमको C2H4 का, कितना दिया हुआ है? 28 ग्राम, वो सॉरी 2.8 ग्राम। अच्छा, मोलर मास क्या होता है इसका? मोलर मास किसका? C2H4 इथीन का। देखो, दो कार्बन, दो ऐसी लिखा, कार्बन का अपना मास 16, ओ सॉरी 12, ठीक है जी, प्लस 4 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का अपना मास होता है 1, 12 टू द 24, 24 में 4 मिलाओगे 28, 28 ग्राम पर मोल, ये इसका यूनिट है। मोलर मास आ गया है इथीन का, और ग्राम एटॉमिक मास आ गया, ओ मास इन ग्राम आ गया। अब मास इन ग्राम ऑक्सीजन का कितना दिया हुआ है जी? 64 ग्राम। 64 है या 6.4 है, या 6.4 है? हाँ, 6.4 है, बुक के क्वेश्चन में भी 6.4 है। तो मास इन ग्राम इसका जी O2 का, सिंपल O2 का कितना दिया है मास इन ग्राम हमको? 6.4 ग्राम। अच्छा, O2 का मोलिकुलर मास या मोलर मास? O2 का मोलर मास, ऑक्सीजन दो, ऑक्सीजन का अपना मास होता है 16, ये आ गया 32 ग्राम पर मोल। इससे ज्यादा डेटा नहीं दिया हुआ आपको, बस इतना ही डेटा दिया हुआ है। सबसे पहले इसके मोल या इसके, दोनों में से किसी भी एक के, दोनों के मोल मालूम करने, पहले किसी के भी कर लो। पहले C2H2 के करेंगे। सिंस हम लिख देंगे फॉर मोल ऑफ इथीन, इथीन के मोल के लिए क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि जी नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम कितना दिया हुआ हमको? 2.8, 2.8। मोलर मास कितना दिया हुआ है हमको? 28, 28। इससे जब आप सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 0.1 मोल। इसके मोल मालूम करनी है, पहले रिएक्टेंट के, दूसरे रिएक्टेंट के मोल मालूम करते हैं। फॉर मोल्स ऑफ O2, O2 के मोल के लिए क्या करेंगे जी? हाँ, O2 के मोल के लिए भी सिंपल सा वही वाला फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास।
लिहाजा मास इन ग्राम उनको दिया हुआ है 6.4, ये रहा 6.4 ग्राम, 6.4 ये दिया हुआ था। अच्छा मोलर मास दिया हुआ 32। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0.2 मोल। 0.2 मोल। हमें जो रिएक्शन दिया हुआ है उसके अंदर 0.1 मोल इथीन 0.2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रहा है। बताओ लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है? बज़ाहिर ऐसा लग रहा है लिमिटिंग रिएक्टेंट, लेकिन नहीं, मैंने आपको बताया 40 पहिए 40 गाड़ियां, 40 पहिए 40 बॉडी। जो चीज ज्यादा लग रही है ना प्रोडक्ट बनाने में वो लिमिटिंग रिएक्टेंट होगी। आपको अभी नहीं पता क्या लग रहा है ज्यादा, वो हम बाद में देखेंगे। अच्छा मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट है, 0.1 मोल मेरे रिएक्शन में 0.1 मोल इथीन है और 0.2 मोल ऑक्सीजन है। ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये, बाकी मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने मोल्स मालूम कर लिए, सिंपल डाटा उतार के, ये कोई मुश्किल नहीं था। अच्छा हमें जो CO2 निकलेगी ना, इस CO2 का हमें मास भी मालूम करना है। ऑल्सो कैलकुलेट मास प्रोड्यूस ऑफ CO2। ठीक है जी, तो ये भी प्रोड्यूस करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। ठीक है जी, देखो आसान तो है बातें, ठीक है, मुश्किल नहीं है। एक दफा तवज्जो से देख लोगे और जो चीज समझ में आई, देखो डिजिटल क्लास का फायदा ये होता है कि आप उसको रिवाइंड कर सकते हो। तब दोबारा बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, आप 2 क्लिक पीछे कर दो 10 सेकंड पीछे हो जाएगा, वही चीज आप दोबारा देख सकते हो। अच्छा जी, बगैर किसी बात के यहाँ से शुरू करते हैं। देखो इथीन के जी नंबर ऑफ मोल मैंने कितने निकाले थे? इथीन के नंबर ऑफ मोल मैंने निकाले थे 0.1, और ऑक्सीजन के मैंने नंबर ऑफ मोल निकाले थे आई गेस 0.2। ऑक्सीजन के हमने कितने निकाले हैं? 0.2। अच्छा जी, केमिकल इक्वेशन जरूरी है तो केमिकल इक्वेशन मिटा दी, केमिकल इक्वेशन दोबारा लिखते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास केमिकल इक्वेशन दी, क्या क्या दी हुई थी? 1 मोल इथीन जब 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है, 1 मोल इथीन जब 3 मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है तो 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और 2 मोल वाटर बनता है। ठीक है जी, ये एक जनरल इक्वेशन थी, ये हमारी इक्वेशन नहीं है। हमारी इक्वेशन के हिसाब से हमारे इथीन के इतने मोल है और ऑक्सीजन के इतने मोल है, ये जनरल इक्वेशन थी। 1 मोल इथीन रिएक्ट होता है तो अब देखो मोल कंपैरिजन करने जा रहे हैं। यहां से हमें पता चलेगा कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो जल्दी खत्म हो गया, या बेसिकली यहां से हमें ये पता चलेगा कि कौन सा ऐसा रिएक्टेंट है जो कम प्रोडक्ट दे रहा है। जो रिएक्टेंट कम प्रोडक्ट दे रहा होगा इसका मतलब वो खत्म हो गया, और वही लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और प्रोडक्ट का अमाउंट असल में भी वही होगा। तो अभी हम करेंगे मोल कंपैरिजन, ये चीज लिमिटिंग रिएक्टेंट का पार्ट है, मोल कंपैरिजन। मोल कंपैरिजन किसका? मोल कंपैरिजन ऑफ C2H4 इथीन का एंड CO2 का। इन दोनों का मोल कंपैरिजन देखना है। देखो 1 मोल इथीन 2 मोल CO2 बना रहा है। ठीक है जी, 1 मोल इथीन 2 मोल CO2 बना रहा है, ये चीज मैंने लिखी है। हमारे रिएक्शन में कितने मोल इथीन के? 0.1। तो 0.1 कितने बनाएंगे? 1 से मल्टीप्लाई कर दो, 1 मल्टीप्लाई बाय 0.1। हमारे रिएक्शन के ये 0.1 मोल इथीन। देखो पहले तो 1 मोल में देखना होता है, ये तो ऑलरेडी 1 मोल में है। 0.1 मोल कितने बनाएंगे? 2 मल्टीप्लाई बाय 0.1। आपका आंसर आएगा, इसके जो सॉल्व करोगे तो 0.1 मोल CH4 प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0.2 मोल CO2। ठीक है जी, हमारे रिएक्शन में 0.1 मोल इथीन 0.2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। अब ऑक्सीजन कितना कार्बन डाइऑक्साइड देता है ये देखते थे। अगर ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कम दे रहा है तो ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट हो जाएगा। अब हम करेंगे मोल कंपैरिजन ऑफ O2 एंड CO2। ठीक है जी, O2 और CO2 का मोल कंपैरिजन देखना है हमने। तो 3 मोल O2 2 मोल CO2 बना रहा है। 3 मोल O2 प्रोड्यूस
कितना प्रोड्यूस कर रहा है जी? ये प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल CO2। ठीक है जी। तो 1 मोल कितना प्रोड्यूस करेगा? इसको एक करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो जो चीज यहां करेंगे वो चीज, तो 1 मोल कितना करेगा? इसको एक करने के लिए 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, और जो चीज इधर करेंगे वो चीज उधर भी करनी पड़ेगी। तो 3/3 O2 प्रोड्यूस 2/3 मोल ऑफ CO2। ठीक है जी। मोल ऑफ लिख लो ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। मोल CO2 मोल CO2। ठीक है, ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो लिहाजा 1 मोल O2 कितना बना रहा है? 1 मोल O2 बना रहा है। इसको जब सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0.66 मोल ऑफ CO2। ठीक है जी। 1 मोल ऑक्सीजन 0.66 बना रहा है, एक में देख लिया। अब हमें सिंपल एक में क्यों देखा? ताकि हम सिंपल मल्टीप्लाई कर सकें। हमें 0.2 मोल में देखना है, तो 0.2 मोल इससे मल्टीप्लाई होगा 0.2 ही रहेगा। 0.2 O2 कितना प्रोड्यूस करेगा जी? 0.2 इससे मल्टीप्लाई करवाया तो 0.2 ही आंसर आएगा। मल्टीप्लाई वहां भी करवाना पड़ेगा। 0.66 मल्टीप्लाई बाय 0.2 मोल ऑफ CO2। मल्टीप्लाई करके सिंपल आंसर आ जाएगा। तो हमारी रिएक्शन में 0.2 मोल O2 है जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो फिर आपके पास आंसर आएगा 0.13 मोल CO2। अच्छा बच्चे, अब देखने गौर से, ये चीज देखने वाली है। हमारी रिएक्शन में 0.2 मोल थे O2 के, और इथीन के कितने थे? 0.1 मोल। इथीन के थे 0.1 मोल। 0.1 मोल हमें 0.2 मोल दे रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, और 0.2 मोल ऑक्सीजन हमें 0.13 मोल कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है। ये कम है, ये प्रोडक्ट कम है, लिहाजा प्रोडक्ट इतना ही बनेगा और O2 खत्म हो जाएगा। O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। तो इधर वर्डिंग में लिख लेंगे हम, सिंस नंबर ऑफ मोल्स, देखो आप वर्डिंग कुछ भी लिख सकते हो, मैं सिंपल वर्ड लिखवा रहा हूं। नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड, किसने प्रोड्यूस करे? O2 ने कम प्रोड्यूस करे, इज लेस प्रोड्यूस बाय O2। O2 इज लेस, देयरफॉर, लिहाजा O2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट। अगर आपने एक एक बात ध्यान से देखी है तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है, सब आसान है। ठीक है जी, ये सारा के सारी आसान चीज चल रही है, कोई मसले वाली बात नहीं है इसमें। अच्छा, एक मजे की बात, लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई करना था, पता चल गया O2 लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि 0.13 दे रहा है। 0.1000 तक जाएगा ये बात तो 0. या अगर 0.1 से देखें खाली तो ये 100 तक जाएगा तो 0.2 बनेगा, तो 0.2 ज्यादा है, 0.13 कम है। ठीक है, तो ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है। लेकिन हमें CO2 का मास भी मालूम करना था। सही है, CO2 मिल कितना रहा है? हमें इतना नहीं मिल रहा, ये गलत इंफॉर्मेशन है। तो CO2 हमें मिल, मतलब गलत है ऐसा नहीं है कि लिखना नहीं है, लिखना है, तभी तो आपको पता चला कि लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। CO2 के मोल इतने और CO2 का मोलर मास देखो जी, फॉर मास ऑफ CO2 हमें कार्बन डाइऑक्साइड का मास भी मालूम करना था। तो हम सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर होते हैं मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ठीक है, मास इन ग्राम मालूम करना है, मोलर मास डिवाइड करा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मास इन ग्राम बराबर हो जाएगा मास इन ग्राम नंबर ऑफ मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो मास इन ग्राम के लिए नंबर ऑफ मोलर मास चाहिए। ठीक है जी, और मोलर मास कैसे निकलता है हम सब जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, कार्बन डाइऑक्साइड, या रफ में निकाल लिया करो, मसला नहीं है, यहाँ भी निकाल लोगे तो मसले वाली बात नहीं।
कार्बन 1 है, कार्बन का अपना मास होता है 12, ठीक है जी, प्लस ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन का अपना मास होता है 16। इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होता है 44। नंबर ऑफ मोल कितने मिले हैं? 0.13। इतने नहीं मिले, इतने मिले थे ये खत्म हो गया था, इतने मिले थे ये रिएक्टेड खत्म हो गया था, रिएक्शन खत्म। तो 0.13, 0.13 मल्टीप्लाई बाय मोलर मास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है 44। अभी निकाल के दिखा है, आप भी निकाल सकते हैं। तो लिहाजा इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 5.80 ग्राम। मास को ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करते हैं। सिंपल यार, क्या मुश्किल वाली बात थी। कॉपी करो, पीछे का कॉपी करना है सही, उसके बाद यहां से कॉपी करना है, यहां से मोल कंपैरिजन से कॉपी करना है वहां तक का। ये तो मैंने अपनी आसानी के लिए उतारे थे, ठीक है जी। सबसे पहले तो न्यूमेरिकल में कह रहे हैं जी, हाइड्रोजन इज कमर्शियली प्रिपेयर्ड बाय स्टीम मीथेन प्रोसेस। जो हमारे पास हाइड्रोजन गैस होती है H2, ये कमर्शियल इंडस्ट्रीज में वगैरह बनाई जाती है मीथेन गैस और वाटर को मिलाकर। मीथेन गैस और वाटर, स्टीम, वाटर स्टीम को मिलाकर जब गर्म करते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन प्रोड्यूस होती है और कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है। ये एक जनरल इक्वेशन है। हमें क्या कंडीशन दी हुई है? हमें दी हुई है इफ अ मिक्सचर, अगर हम आपके पास एक मिक्सचर है जिसके अंदर 28 ग्राम मीथेन है, 28 ग्राम ऑफ मीथेन एंड 14.4 ग्राम ऑफ वाटर, 28.8 ग्राम मीथेन है और 14.4 ग्राम वाटर है। तो आप ये बताओ कि जब ये दोनों हीट होंगे, गर्म होंगे किसी मखसूस टेम्परेचर पर, तो हमें तो पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगी और हाइड्रोजन मिलेगा। बताओ इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? इनमें से लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है? और ये भी बताओ कि जो हाइड्रोजन गैस मिलेगी इसका मास क्या होगा, ठीक है जी। ये भी बताओ ये हाइड्रोजन गैस मिलेगी ये कितनी प्रोड्यूस होगी। तो हाइड्रोजन गैस जितनी प्रोड्यूस होगी उसके लिए नंबर ऑफ मोल पता होने चाहिए हाइड्रोजन गैस के, जो हम इससे निकालेंगे। और जो रिएक्टेंट हाइड्रोजन गैस की मोल कम दे रहा होगा वो लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और कम मोल वाली असल हाइड्रोजन गैस है। सोल्यूशन करते हैं स्टेप बाय स्टेप, कोई जल्दी नहीं है, सही है जी। सोल्यूशन करते हैं। मैंने आपको बताया डेटा उतारेंगे मोलर मास के समेत, और सबसे पहले इनके मास चेक करेंगे, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स चेक करेंगे। यहाँ पे हमें जर्नल इक्वेशन के अंदर जो ओरिजिनल नेचर में होती है, कुदरत में जो इक्वेशन होती है, उसमें हमें एक कार्बन दिया हुआ और एक कार्बन यहाँ पे सही बैलेंस है, 4 और 2 6 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी 3 2 6 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन इक्वेशन तो बैलेंस है। लिहाजा हमें क्या क्या दिया हुआ है? मास इन ग्राम, मास इन ग्राम ऑफ CH4, मीथेन का हमें मास इन ग्राम दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है जी? 28.8 ग्राम। अच्छा जी, मीथेन का मोलर मास क्या होता है? मोलर मास हमें नहीं दिया हुआ होता किसी भी क्वेश्चन में मोलर मास, सही है। बाय चांस दे दिया हो तो तुम्हारी किस्मत, कभी ना कभी दे भी देते हैं, ऐसा नहीं दिया हुआ होता। लेकिन नहीं दिया हुआ तो हमें मालूम करना तो आता है ना यार। कैसे? कार्बन कितने हैं? 1, कार्बन का अपना मास होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4, हाइड्रोजन का अपना मास 1। इसको जब सॉल्व करोगे आपके पास आंसर आएगा 16 ग्राम पर मोल, ठीक है जी। कोई मसले वाली बात नहीं होनी चाहिए थी इसमें। आगे चलो, मास इन ग्राम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है जी? दूसरे रिएक्टेंट पे आ गए हम। मास इन ग्राम ऑफ वाटर, स्टीम, H2O, H2 सही से बन जा। कितना दिया हुआ है जी? हमें दिया हुआ है 14.4, 14.4 वाटर ग्राम। अच्छा जी, मोलर मास क्या होता है वाटर का? वो तो 18 होता है, सबको पता है जी। मोलर मास ऑफ स्टीम कितना होगा? 18। कैसे जी? दो हाइड्रोजन का 2 होगा, और ऑक्सीजन 16, 16 और 2 18, 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब हमें सबसे पहले इसके मोल मालूम करने, जो हमें रिएक्शन दिया हुआ, हमें अगर जो मिक्सचर दिया हुआ है उसके अंदर इसके मोल मालूम करने, मीथेन के और वाटर के। फॉर मोल्स ऑफ मीथेन, फॉर मोल्स ऑफ CH4, CH4 के मोल्स के लिए क्या करेंगे जी? हमें पता है मोल्स बराबर होते हैं, सही है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, ठीक है जी, मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल होगा है, मास इन ग्राम हमें दिया हुआ है 28.8 और मोलर मास है 16।
28.8 और मोलर मास है जी 16। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा, कैलकुलेटर का आंसर आएगा 1.6 मोल। हमने अपने रिएक्शन में मीथेन के मोल मालूम कर लिए। अब हम वाटर के मोल मालूम करेंगे अपने रिएक्शन में। तो फॉर मोल्स ऑफ H2O क्या करेंगे जी, पता है जी, नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। लिहाजा नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा मास इन ग्राम, हमें दिया हुआ है वाटर का 14.4, ये रहा 14.4 मास इन ग्राम दिया हुआ है, और मोलर मास है 18। 14.4 डिवाइडेड बाय 18, इसको जब आप सॉल्व, आंसर आएगा जी 0.8 मोल। अब मुझे अपने रिएक्शन में मीथेन के मोल की जरूरत है और स्टीम के मोल की, ठीक है जी। फिर मैं इनके मोल कंपैरिजन देखूंगा आगे, इसको मिटा देता हूँ। और जो मुझे जरूरी है, मेरे लिए बैलेंस केमिकल इक्वेशन जरूरी है ताकि मैं मोल कंपैरिजन निकाल सकूं, और मुझे नंबर ऑफ मोल चाहिए। एक मोल मीथेन कितना प्रोड्यूस करता है, 3 मोल H2O। हेडिंग डालेंगे मोल कंपैरिजन, हेडिंग जरूरी भी नहीं है, सिंपल पेंसिल लिख दो, मोल कंपैरिजन ऑफ CH4 एंड H2 गैस, ठीक है जी। तो जब एक मोल CH4 प्रोड्यूस करता है जी, क्या प्रोड्यूस करता है, एक मोल CH4 प्रोड्यूस करता है 3 मोल H2O या 3 मोल H2 गैस, ठीक है। एक मोल 3 मोल दे रहा है, तो 1.6 कितना देंगे जी, 1.6 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 1.6 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 1 ऐसे ही रहने दो, 1 मोल आ गया तो डायरेक्ट 1.6 लिखो। 1.6 मोल CH4 प्रोड्यूस, अकलमंद बच्चों, जब मैं 1 को 1.6 से यहाँ मल्टीप्लाई दिखाऊंगा तो 1.6 के आंसर आएगा ना, तो डायरेक्ट 1.6 लिख दिया मैंने। इधर भी 1.6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर उधर 1 से मल्टीप्लाई करा तो उधर 3 से भी करना पड़ेगा, 1.6 H2। तो आंसर आ जाएगा आपके पास 1.6 मोल CH4 will produce, इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.8 मोल। मोल भी लिखो यार ताकि मजा आए, मोल 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 किसके जी, H2 के, किसके जी H2 के, किसके जी H2 के, ठीक है जी। ये मोल कंपैरिजन हो गया। देखो 1.6 मोल जब रिएक्ट होता है हमारे रिएक्शन में तो 4.8 मोल H2O बनता है। अब हमारे रिएक्शन का H2O का और हाइड्रोजन गैस का देखते हैं मोल कंपैरिजन। मोल कंपैरिजन ऑफ H2O एंड H2 गैस, ठीक है जी। इसके हिसाब से 1 मोल वाटर 3 मोल हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, 1 मोल वाटर प्रोड्यूस 3 मोल हाइड्रोजन, ठीक है जी, 3 मोल H2। तो 0.8 मोल जो हमारा रिएक्शन है उसमें कितने करेंगे, 0.8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 0.8 ही आएगा। 0.8 मोल H2 को प्रोड्यूस, इधर 1 को 0.8 से मल्टीप्लाई करा है तो इधर भी करना पड़ेगा। इधर मैंने शो नहीं कराया, वही वाली बात रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्ट लिख देंगे 1 मोल हमें मिल गए थे, 3 मल्टीप्लाई बाय 0.8 H2। तो लिहाजा 0.8 मोल जो हमारे अपने रिएक्शन है उस वो रिएक्शन में जब 0.8 मोल ऑफ वाटर के रिएक्ट होंगे तो वो प्रोड्यूस करेंगे ऑलमोस्ट 2.4 H2, ठीक है। अब चेक करना है कि प्रोडक्ट कम कब बना, CH4 ने कम प्रोडक्ट बनाया है या H2O ने कम प्रोडक्ट बनाया है, H2O ने कम प्रोडक्ट बनाया है, प्रोडक्ट कम बना है, रिएक्शन खत्म, एक रिएक्टेंट खत्म हो गया तो रिएक्शन खत्म, लिहाजा H2O इज लिमिटिंग रिएक्टेंट है। वर्डिंग्स में लिखेंगे सिंस
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2 produced by water is less, therefore H2O is limiting reactant. ठीक है जी, ये असल में मोल मिले हैं। अब असल में मोल मिल गए तो उसका मास भी मालूम कर सकते थे। आगे लिखा हुआ है कैलकुलेट मास ऑफ H2O। तो फॉर मास ऑफ H2O क्या करेंगे जी, फॉर मास ऑफ H2 क्या करेंगे, मास ऑफ H2 के लिए हम सब जानते हैं नंबर ऑफ मोल बराबर होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल बराबर हो जाएगा मास इन ग्राम, हमें कितना दिया, और मास इन ग्राम तो मालूम करना है, नंबर ऑफ मोल कितने हैं, ये रहे असल मोल क्योंकि कम मिले हैं, प्रोडक्ट खत्म 2.4 मास इन ग्राम हमको मालूम करना था। मोलर मास H2 का है 2, एक हाइड्रोजन का एक होता है, यहाँ पे 2 दिए हुए हैं, तो H2 का मोलर मास होगा पास मोलिकुलर मास 2 उधर डिवाइड करा तो जाएगा मल्टीप्लाई, तो लिहाजा मास इन ग्राम बराबर हो जाएगा 2.4 मल्टीप्लाई बाय 2। आंसर चेक करो बेटा जल्दी से कैलकुलेटर में, आंसर जब आप चेक करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 4.8 ग्राम। ये रहा आपका सिंपल सा सोल्यूशन। लिमिटिंग रिएक्टेंट हमने फाइंड कर लिया, H2O लिमिटिंग रिएक्टेंट, जो प्रोडक्ट कम बना रहा है, जो चीज प्रोडक्ट कम बनाएगी वो चीज विल बी लिमिटिंग रिएक्टेंट। इतने मोल बन रहे हैं और मॉलिक्यूलर मास हमें या मोलर मास हमें पता है, उधर मल्टीप्लाई कराओगे मास इन ग्राम पता चल जाएगा। कितना सिंपल आर्टिकल है यार लिमिटिंग रिएक्टेंट। अच्छा जी, आज के लिए इतना ही। अच्छे पसंद आया तो लाइक करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।